नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने दिया केंद्रीय सचिवों को बड़ा आदेश, अब दागी और कामचोर सरकारी कर्मियों की खैर नहीं, पहचान करके ऐसे अधिकारियों को किया जाएगा रिटायर। यूपी उपचुनाव को लेकर बीजेपी की दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग, बैठक में अमित शाह और जेपी नड्डा शामिल, टिकट बंटवारे पर हुई चर्चा। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या, लॉरेंस गैंग ने ली हत्या की जिम्मेदारी। घटना को लेकर राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। अरविंद केजरीवाल पर नए घोटाले का आरोप, गरीबों को राशन कार्ड ना देकर हक मार रही दिल्ली सरकार, मामले में एलजी ने मुख्य सचिव को दिए जांच के आदेश। कोलकाता कार ने बढ़ाई ममता बनर्जी की टेंशन, एम्स आरडीए ने पत्र लिखकर दिया अल्टीमेटम, कहा डॉक्टरों की मांग पर तुरंत करे विचार, नहीं तो होगा बड़ा आंदोलन। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक आदेश ने अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच खलबली मचा दी है। दरअसल मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में भ्रष्ट और आलसी अधिकारी कर्मचारियों को जबरदस्ती रिटायर करने की तैयारी कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों और सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वे मंत्रालयों के कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मिशन मोड में काम करें। सूत्रों के मुताबिक मोदी ने बैठक में अधिकारियों और मंत्रियों से कहा कि ऐसे अधिकारी और कर्मचारी जिनकी पहचान भ्रष्ट और आलसी के रूप में है, उन्हें सेवा से हटा दिया जाना चाहिए। बता दें कि पिछले 10 सालों से पीएम को लोगों की शिकायत से 4 करोड़ से ज्यादा पत्र मिले हैं, जिससे पीएम मोदी काफी ज्यादा गुस्से में हैं और ऐसे अधिकारियों को छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है। अब तो बड़ा फैसला लिया है पीएम मोदी ने। देखिए, हाहाकार मचा हुआ है ब्यूरोक्रेसी में। आईएएस लॉबी के अंदर भी खलबली मची हुई है कि पता नहीं किसको बाहर निकाला जाए, किसके खिलाफ शिकायत है। और ये काम तो 2015-16 में ही कर लेना था, क्योंकि जो हिंदुस्तान में ब्यूरोक्रेसी है वो प्रधानमंत्री मोदी के स्पीड से, जिस तरीके से वो चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी काम करे, उसमें तो पूरी तरीके से फेल हुई है। कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स, कई सारी ऐसी योजनाएं जो इन मक्कार, आलसी और भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से सफल नहीं हो पाई। ब्यूरोक्रेसी टाइट होगा, ब्यूरोक्रेसी ईमानदार होगा, ब्यूरोक्रेसी काम करेगा, तो आप ये समझिए ये देश कहां से कहां पहुंच जाए। लेकिन आदत जो है वो जाती नहीं है आलसीपन की। एक बार सरकारी नौकरी मिल जाए तो बस कुर्सी तोड़ते रहना है, काम नहीं करना है, कौन क्या कर लेगा। तो ये जो लिस्ट तैयार की जा रही है, इस पर तुरंत कार्रवाई हो। कुछ लोगों को आप बाहर करेंगे, बाकी जो आलसी बैठे हुए हैं, अपने आप शरीर में फुर्ती आ जाएगी इन लोगों की, अपने आप ये लोग काम करने लग जाएंगे। और ये काम प्रधानमंत्री मोदी के देखरेख में हो रहा है, तो ये तो स्वागत के योग्य है ही, लेकिन देश को इससे बहुत फायदा होगा। जी, वहीं उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। इसे लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से तैयारी कर रही हैं। उपचुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में बैठक बुलाई। इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ समेत दोनों डिप्टी सीएम और अन्य नेता मौजूद रहे। इस बैठक में यूपी उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई और टिकट बंटवारे से लेकर कई मुद्दों पर चर्चा हुई। कहा जा रहा है कि जल्द ही सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा भी कर दी जाएगी। क्या हुआ आज दिल्ली में मीटिंग? देखिए, टारगेट 10x10 है। 10 के 10 सीट कैसे जीती जाए, इस टारगेट पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और किस हिसाब से आपने हरियाणा में हारी हुई बाजी आपने जीती, और प्रचार प्रसार किन लोगों को कहां लगाया जाएगा। एक तो योगी आदित्यनाथ की तरफ से रिपोर्ट दी गई कि पिछले 2 महीनों में किस तरीके से जगह जगह पे जिन जिन मंत्रियों को लगाया गया, 10 टोटल सीट्स हैं जहां उपचुनाव होने वाले हैं, और 30 मंत्रियों को 1 पॉइंट एजेंडा दिया गया था कि आप 2 महीने में वहां कंस्टिट्यूंसी के अलग अलग जगहों पे जाएं। अब समय आ गया है, इसकी घोषणा होने वाली है।
और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ये सुनिश्चित करना चाह रही है कि उम्मीदवार कौन होगा, प्रचार क्या होगा, किस तरीके से वहां पे जीत को सुनिश्चित किया जाए, उसमें कोई भी कोताही नहीं बरती जाए। अब एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी को आपने देख लिया और दूसरी तरफ बड़ा डिवाइडेड हाउस है। हरियाणा में हार हुई नहीं कि 10 में से 6 सीटों के ऊपर घोषणा कर दी अखिलेश यादव ने कि हमारा समाजवादी पार्टी का होगा, और जो 3 जो बचे हुए हैं, 6 में से 4 बचे हुए हैं, 3 का नाम अभी ये घोषणा करेंगे। इन्होंने कहा भाई ये 3 और है जहां हमारे पास ज्यादा संख्या है उम्मीदवारों की, तो अभी हम डिसाइड नहीं कर पाए हैं, ये 3 भी हम डिसाइड करेंगे। बाकी बच गया एक। कांग्रेस पार्टी को ये ऑफर किया जा रहा है कि एक लेना है लो, और नहीं तो अपना रास्ता नापो। तो ये तो जिस तरीके से इस उपचुनाव की शुरुआत हो रही है, यहीं से तो दिख रहा है कि मामला गड़बड़ है जी। इस खबर में बात बाबा सिद्दीकी की। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई में गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद से ही बवाल मचा हुआ है। मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है और तहकीकात जारी है। खबर यह भी सामने आई कि बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली है। वहीं इस मामले पर सियासी बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। विपक्षी दल लगातार महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं और एकनाथ शिंदे सरकार को घेर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि बाबा सिद्दीकी का निधन चौंकाने वाला और बेहद ही दुखद है। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। यह भयावह घटना महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था के पूर्ण पतन को उजागर करती है। सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। मौत पर सियासत क्यों होने लगी? देखिए, एक नेता की मौत होती है इस तरीके से, सारा पॉलिटिकल क्लास, सारी राजनीति पॉलिटिकल डिफरेंसेस छोड़ के चिंतित हो उठता है। भाई कोई कल के दिन एक ही व्यक्ति की मौत हुई है क्या? क्या महाराष्ट्र में सिर्फ सिद्दीकी साहब की मौत हुई है क्या? मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जो इनसेंसिटिविटी है, हर दिन मौत की घटनाएं होती है, मर्डर की खबरें आती है, लेकिन इतने सारे लोग तो आंदोलित नहीं होते हैं। आम जनता का मर्डर हो जाए, कोई नॉर्मल व्यक्ति का मर्डर हो जाए, तो कानून व्यवस्था के ऊपर राहुल गांधी ट्वीट नहीं करते। लेकिन बाबा सिद्दीकी, उसकी मौत हो जाती है तो सारा पॉलिटिकल क्लास जो है वो चौकन्ना हो जाता है, घबरा जाता है, बौखलाने लग जाता है। ये देखना पड़ेगा देश की जनता को कि आप पहचानिए इस पॉलिटिकल क्लास को। इनका कोई अपना इस तरह के क्राइम में मारा जाता है तो ये लोग आसमान जमीन एक कर देते हैं। आम लोगों की जान जान नहीं, नेताओं की जान इतनी प्यारी हो गई। लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, वो है वहां पे। मुंबई पुलिस के लिए कहना पड़ेगा, 10 सालों में इन लोगों ने वहां पे जो गैंग वॉर्स है, जो गैंग्स हैं, इन लोगों के ऊपर लगाम लगाने में ये लोग कामयाब हुए, चाहे किसी की भी सरकार हो। लेकिन यह भी तो पूछना पड़ेगा कि जब इस तरह की चीजें होती है तो वो व्यक्ति कौन है? सारे कसीदे पढ़े जा रहे हैं। सलमान और शाहरुख को एक मिला दिया, उसकी इफ्तार पार्टी में इतने सारे लोग आते हैं। भाई जरा बताओ ना भाई, ईडी का क्या चल रहा था इसके पास? किन किन लोगों से इसकी दुश्मनी थी? डी कंपनी के साथ क्या रिश्ता था? भाई कोई घड़ी बनाने वाला इस ऊंचाई तक पहुंच रहा है तो पीछे तो जरूर कुछ न कुछ कहानी होगी। उस कहानी को कोई बता नहीं रहा। अचानक से सब जो है पूजा पाठ करने लग गए हैं, कसीदे गढ़ रहे हैं। तो ये जो दोहरापन है, ये पॉलिटिकल क्लास जो है हिंदुस्तान का, वो बार बार हिंदुस्तान की जनता को ये औकात दिखाता है कि तुम कीड़े मकोड़े हो, तुम्हारी मौत के ऊपर हम शोक नहीं, हम उसके ऊपर कुछ नहीं करेंगे जब तक हमारे बीच का कोई आदमी इस तरह की दुर्घटना का शिकार नहीं होता है, तब तक हमारी संवेदनाएं नहीं जगेगी।
मौत हुई है, इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ये पता करना चाहिए भाई कौन लोग पीछे हैं। बिश्नोई वाले अपने मन से क्रेडिट ले रहे हैं, या डी कंपनी ने कुछ किया है, या कुछ बिल्डर्स मिलकर के इसकी सुपारी दी है। बहुत सारे एंगल्स हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो हमें अपने दिमाग को थोड़ा बैलेंस लेके चलना चाहिए। और अब बात केजरीवाल के नए कारनामे की। केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं होने वाली हैं। अब नया कारनामा सामने आया है। दिल्ली के 90,000 गरीबों को राशन कार्ड न दिए जाने के मामले में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव से जांच के आदेश दिए हैं। पिछले माह विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने उपराज्यपाल को पत्र लिखकर राशन कार्ड नहीं देने का मुद्दा उठाया था। एलजी ने मुख्य सचिव को इस मामले की जांच का आदेश दिया है। विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी की सरकार को दलितों और गरीबों का शोषण करने वाली सरकार करार दिया और कहा कि इस सरकार ने हजारों गरीब परिवारों को राशन न देकर उनके मुंह से निवाला छीना है। अब ये क्या नया कारनामा? देखिए, नया कुछ नहीं है, ये केजरीवाल की गंदी और घटिया किस्म की राजनीति। क्या है मामला, इसको समझिए। पूरे देश में गरीबों को अनाज जाता है, 21 केजी गेहूं महीने में, 15 केजी चावल और 1 केजी चीनी। ये अंत्योदय स्कीम पूरे देश में लागू है। किसको मिलता है? जिसके पास राशन कार्ड हो। अब जब इसकी सरकार आई तो करीब 76,000 के आसपास लोग राशन का फायदा ले रहे थे। अभी वो घट के भी चला गया, 66,000 हो गया, तो घट गया, बढ़ना चाहिए। और जो अभी का जो एस्टिमेट है वो 1,56,000 मिल रहा है। कितने को? 66,000। मतलब 90,000 परिवार को जो है आपने देना था राशन कार्ड, आपने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? भाई तुम्हारे घर से पैसे लग रहे हैं, अनाज तो केंद्र से आ रहा है, इसीलिए प्रॉब्लम है कि 90,000 परिवार के पास, गरीबों के पास, दलितों के पास मोदी का अनाज जाएगा तो वो बोलेंगे भाई मोदी तो हमको खाना दे रहा है, मोदी तो हमको चावल दे रहा है, गेहूं दे रहा है, राशन दे रहा है, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी हमें। मोदी कुछ नहीं करता, हम सब कुछ करते हैं। इस चक्कर में इसने राशन कार्ड बनवाया नहीं, बनने नहीं दिया। रिकमेंडेशन गया इमरान हुसैन के पास, उसने मना कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, इसमें जरा सा जांच करेंगे, देखेंगे। आपने लटका दिया, आपने लटका दिया सारा मामला। सीधा सीधा सवाल, राशन कार्ड क्यों नहीं बने? किसकी जिम्मेदारी थी? आपका ये मंत्री, उसने क्यों उस फाइल को लटकाते और भटकाते रहा? इसके पीछे बस एकमात्र राजनीतिक, तुच्छ राजनीति, घटिया राजनीति केजरीवाल की है कि मोदी को घर घर तक पहुंचने मत दो, मोदी के अनाज को लोगों तक जाने नहीं दो, और बाद में कहो मोदी कुछ नहीं करता। जी, आखिरी खबर में बात पश्चिम बंगाल की। कोलकाता कांड को लेकर पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वहीं जूनियर डॉक्टरों के समर्थन में एम्स रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन यानी कि आरडीए ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखा है और अल्टीमेटम दे दिया है। आरडीए एम्स की ओर से ममता बनर्जी को लिखे पत्र में कहा गया है कि एम्स के आरडीए, जो देश में रेजिडेंट डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे पुराने और सबसे बड़े संघों में से एक है, मामले पर गहरी चिंता व्यक्त करती है। जूनियर डॉक्टरों की मांगों पर तत्काल विचार किया जाए। अगर भूख हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों को कोई और नुकसान हुआ, 14 अक्टूबर तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई, तो इस प्रदर्शन को और तेज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। अब तो आ गया अल्टीमेटम, अब और क्या करेंगे? ये पता नहीं ममता बनर्जी को क्या जिद है, जानबूझकर अपने भद्द पिटवाना चाह रही हैं आप। ऑलरेडी जनता नाराज है। मेरे कई सारे मित्रों ने बताया कि ये जो दुर्गा पूजा के दौरान वहां पे हर मोहल्ले में दुर्गा बैठती हैं, पंडाल होता है और सारे लोग वहां पे नाटक करते हैं, गाना गाते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं। हर जगह ममता दीदी, आपके लिए बहुत बड़ी वार्निंग है ये। हर जगह महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के ऊपर बच्चों ने नाटक किया, डांस किया, उसको उस तरीके से प्रोजेक्ट किया। ये बता रहा है कि जनता का मूड क्या है। वहां बताइए, महिषासुर के चेहरे पे जो लगा दिया उस घोष, डॉक्टर संदीप घोष का चेहरा,
राक्षस बना दिया उसको। और आप इन डॉक्टर्स बच्चे भूख हड़ताल पे है, आप उसको इग्नोर कर रही हैं। मैंने एक दिन पहले चिट्ठी लिखा, आज एम्स के आरडीए की तरफ से चिट्ठी लिखा जा रहा है और आप कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हो। क्या मांग रहे हैं? कोई ताजमहल मांग रहे हैं क्या? दे आर जस्ट आस्किंग कि हमारी सिक्योरिटी हो, महिला पुलिस वालों को हॉस्पिटल्स में ड्यूटी लगाई जाए परमानेंट। और ये सारे काम आप नहीं करके एक तो और पब्लिक की जो भावना है उसको अपने खिलाफ कर रही हूं, और तो और ये मामला गैल्वेनाइज होते होते बहुत बड़ी समस्या में तब्दील हो जाएगा ममता बनर्जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।